10 मिनट का रिकैप। ठीक। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश देखे थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश और लोधी वंश। ये खत्म होने के बाद 1526 में जो एक निर्णायक युद्ध रहता है, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी का। ठीक है, बाबर की नई तकनीक तुलुकमा पद्धति और तोप खाने का यूज उसको ये मैच जिता देता है। उसके बाद 1527 में दूसरा युद्ध होता है उसका, किसके साथ? राणा सांगा के साथ। ये राणा सांगो को याद रखना, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप सब एक ही वंश के थे, ठीक है। राणा सांगा, फिर उदय सिंह और महाराणा प्रताप। अभी अकबर महाराणा प्रताप से लड़ेगा। ठीक। तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा को हरा दिया जाता है और अगले साल उसको जहर देके मार दिया जाता है। फिर मेदिनी राय और अफगान ऐसे करके 1529 तक युद्ध लड़ता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मरने के बाद गद्दी किसको मिलता है? हुमायूं को। हुमायूं गद्दी पे बैठता है कम एज में, लेकिन बाबर के कहे अनुसार अपने भाइयों में पूरे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब बांट देता है। उसके बावजूद उनको उससे विरोध झेलना पड़ता है। ठीक है, एक और प्रतिद्वंदी, मुख्य प्रतिद्वंदी क्या नाम रहता है उसका? शेर शाह सूरी। लेकिन उसका नाम शेर शाह सूरी नहीं रहता, उसका नाम रहता है फरीद खां। फरीद खां से शेर खां होता है, क्यों? शेर मार देता है करके एक ही तलवार के वार से, तो बहार खान लोहानी उसको उपाधि देता है, तुम शेर खां हो। शेर खां से बाद में शेर शाह कर लेता है जब बैटल ऑफ चौसा जीतता है। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध: 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा, पहले सी आएगा देन बी आएगा, 1539 में चौसा, 1540 में बिलग्राम। ठीक है, फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध। एक और युद्ध अगर पूछे तो मच्छीवाड़ा, अगर जमाने का क्रम दिया होना तो सरहिंद से पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता था उसने। ठीक है, सरहिंद से पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था, 1555 में ही लड़ा था। ठीक, मच्छीवाड़ा पंजाब के आसपास और सरहिंद दिल्ली के आसपास। ठीक, तो हुमायूं को अपनी गद्दी वापस तो मिल जाती है, लेकिन अगले साल ही जो उसके द्वारा एक बसाया गया शहर था दीन पनाह नाम का, उसी में एक लाइब्रेरी से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसपे लेनपुल कमेंट करता है कि जिस तरीके से गिरते पड़ते वो जीवन व्यतीत किया, वैसे गिरते पड़ते मर गया। ठीक है, किसने कमेंट किया? लेनपुल ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने कमेंट किया था? लेनपुल नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। बदायूनी, बदायूनी। ठीक है, बाबर शुरुआत में हुमायूं को कौन सा प्रदेश दिया था? कहाँ का गवर्नर था हुमायूं? बदख्शा का गवर्नर था। ठीक है, जिसको बाद में सुलेमान मिर्जा को दे देता है, अपने चचेरे भाई। अलवर और मेवाड़ किसको देता है? हिंदाल को। ठीक है, तस्करी अस्करी करके देखे थे, अस्करी को संभल। काबुल और कंधार किसको देता है? कमरान को देता है। ठीक है, ये सब क्षेत्र याद रखना। ठीक, शेर शाह सूरी सूर डायनेस्टी का राजा। ठीक है, अपने सरनेम के नाम पे ही सूर साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो जब तक वो था तब तक तो अच्छा चला, बट जैसी उसकी मृत्यु होती है, कैसे मृत्यु होती है? कालिंजर का किला जीतने में। ठीक है, बम फट जाता है, मर जाता है वो। कालिंजर का शासक कौन था पूछा है तो? कीरत सिंह। ठीक, जैसे ही मरता है उसके बाद उसके आपस में बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक, इस बात का फायदा उठाता है कौन? हुमायूं। 1555 में आता है वापस, मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतता है, देन सरहिंद का युद्ध जीतता है। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को हराता है, जो कि किसका बेटा रहता है? शेर शाह सूरी का। ये खत्म, वापस गद्दी मिलता है, हुमायूं मर भी जाता है। ठीक, हुमायूं के बाद कौन? अकबर। अकबर जब राजगद्दी पे बैठता है, उसकी एज मात्र 13 साल रहती है। 1556 में संरक्षक किसको बनाया जाता है? बैरम खां को। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है किसके किसके बीच? हेमचंद्र विक्रमादित्य, पूरा नाम। ठीक है, प्यार से क्या बुलाते थे उसको? हेमू। हेमू और अकबर, जिसमें अकबर डायरेक्टली लड़ा नहीं। बहुत सारी लड़ाई जो अकबर के द्वारा लड़ी गई हैं वो अकबर के द्वारा एक्चुअल में लड़ी नहीं गई हैं। ठीक है, किसी न किसी को भेजा है लड़ने, है ना, तो बैठ के बस तमाशा देखता था। तो इस बीच में लास्ट में बताया कि एक तीर आके हेमू की आंख में घुस जाता है। ठीक, और वही मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाता है, हार जाता है हेमू। उसके बाद उसको मार दिया जाता है। अब बैरम खां ज़्यादा ही पाबंदी लगाते रहता है अकबर के ऊपर। तो जब 17 साल का हो जाता है अकबर, जब थोड़ा बहुत समझदारी आता है, तो बोलता है कि तुम ये काम धाम छोड़ो, जाओ हज की यात्रा पे निकलो। तो हज की यात्रा पे निकल जाता है। 1561 में पाटन नामक स्थान में कौन मार देता है उसको? मुबारक खां मुबारकबाद दे देता है उसको। ठीक है, मार देता है, जो किसका दोस्त रहता है? हेमू का। लेकिन नहीं पूछेगा दोस्त था कि क्या था। ठीक है, कहानी के लिए क्लियर। तो ये बैरम खां की भी कहानी समाप्त। अब यहाँ से स्वतंत्र रूप से रूल करने चालू कर देता है कौन? अकबर। लेकिन इससे पहले और अकबर के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उसका ध्यान भटके रह करके उसको हमेशा हरम में ही उसका दिमाग भटका रहते थे, उसको उधरी व्यतीत रखते थे। ठीक है, तो उस टाइम के दौर को 1562 तक, 1563 से कुछ जब से वो शासन करता था, 1556 से 1562, उस टाइम के
शासन को पेटीकोट शासन बोला जाता था, ठीक है। उसमें हरम की एक मुखिया थी, नाम याद नहीं आ रहा है, उसके द्वारा शासन किया जाता था, ठीक है। बाद में हरम दल से मुक्त कर लेते हैं अपने आप को 1562 में। अकबर की कहानी यहाँ तक थी, आगे देखते हैं। बाकी पॉइंट्स तो यार जो याद रखना था याद करना ही। अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध, लड़े तो उसने बहुत सारे युद्ध हैं और खुद डायरेक्टली नहीं लड़ा, ठीक, भेजता था किसी न किसी को। तो 1556 में बैरम खां, नाम अकबर का आता है बट कौन था लीडर, बैरम खां था, ठीक है। बैरम खां, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ जिसमें अकबर जीत जाता है, ठीक है। कैसे जीतता पूरी कहानी बताया था। 1561 में मालवा का युद्ध। मालवा, मालवा एक सल्तनत था, समझ लो, मालवा गुजरात की तरफ पड़ेगा, मालवा का पठार सुने होगे, ठीक है। तो मालवा सल्तनत था उस समय, और ये हुमायूं का समकालीन था, कौन, बाज बहादुर, ठीक है। 1555 में जब वापस आता है तब ये उस टाइम रूलर रहता है मालवा का, क्या नाम था इसका, बाज बहादुर। 1555 में कौन, बाज बहादुर। 1555 में इसको गद्दी मिली रहती है, ठीक। लेकिन जब से इसको गद्दी मिली रहती है इसका ध्यान इधर गद्दी तरफ था ही नहीं, शासन संभालने में था ही नहीं, तो किधर था, तो एक भेड़ चराने वाली महिला थी जिसका नाम था रूपवती। लेकिन जैसे उसका नाम था वैसे ही उसका शक्ल भी था, तो उस पर मोहित हो जाता है, कौन, बाज बहादुर, ठीक है। और उस पर मोहित हुआ मतलब इधर से ध्यान भंग हो गया उसका, काम धाम कुछ करता नहीं था, कौन, बाज बहादुर। अब ये रूपमती की खूबसूरती की चर्चा कोने कोने तक हुई, तो कोने कोने तक तो अकबर के दरबार में भी पहुंची, ठीक है। तो अकबर के दरबार में इसके बहुत सारे कमांडर थे, ठीक, अलग अलग क्षेत्र में जो युद्ध लड़ने जाते थे। इधर एक पीर मोहम्मद खान था नाम, और एक अहमद खां। तो अहमद खां को बाज बहादुर की जो बीवी रहती रूपमती वो पसंद आ जाती है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ता है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावती, ये सब देखे, रुद्रदमन तृतीय और ध्रुव स्वामिनी देखे। तो ऐसी फिर एक महिला के नाम पे जंग, इस बार कौन, रूपमती, ठीक है। तो रूपमती के लिए लड़ाई होता है, पीर मोहम्मद और अहमद खां को भेजा जाता है अकबर के द्वारा। 1561 में मालवा का युद्ध होता है, इस युद्ध में तो हार जाता है बाज बहादुर, ठीक है, इस युद्ध में हार जाता है। उसका किला रहता है मांडू, मांडू का किला, तो वहाँ से वो भाग जाता है, ठीक। अब रूपमती को मालूम था कि भैया पूरा लड़ाई झगड़ा मेरे कारण हो रहा है और इधर मेरा जानू हार गया, कौन, बाज बहादुर, तो वो जहर खा लेती है। लेकिन बाज बहादुर मरे नहीं रहता, बस अफवाह उड़ रहता है कि मर जाता है, और उधर वो सुनती कि मर गया तो भैया मेरे ऊपर आफत आनी है, तो वो भी जहर खा के मर जाती, कौन, रूपमती, ठीक। फिर अकबर का मूड खराब होता है, एक तो तुम उसको बाज बहादुर को पकड़ के भी लेके नहीं आए और लड़ाई झगड़ा किए, समय व्यस्त व्यर्थ किए अलग। तो बाज बहादुर भाग के कहाँ चले जाता है, खाना देश, खाना देश उधर एमपी तरफ एक जगह है, ठीक, कहाँ भाग जाता है, खाना देश। अब खाना देश के राजा और एक और बरार नाम का क्षेत्र रहता है, खाना देश और बरार राजा के साथ मिलके बाज बहादुर वापस लड़ता है 1562 का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध जो मालवा का युद्ध रहता है सारंगढ़ में लड़ा जाता है, ठीक है, सारंगढ़ का युद्ध भी बोला जाता है। 1562 में वापस लड़ता है और इसको छुड़ा लेता है मालवा को, अपना जो मांडू का किला रहता है उसको छुड़ा लेता है। तब पछताता रे यार कहाँ मर गई रूपमती, ठीक। लेकिन फिर 1562 में, अच्छा, ये युद्ध में इसका जो पीर मोहम्मद खान मेजर लीडर था वो मारा जाता है, ठीक। अब फिर बोले कि अकबर ये तुम दोनों से काम नहीं हुआ, एक जन मर गया और एक जन वो लड़की के पीछे मर गया, दोनों मर ही रहे हैं। तो दूसरे व्यक्ति को भेजता है, नाम रहता है उसका अब्दुल्ला खां, उतना नाम याद नहीं रखना है, मैं याद है तो बता रहा हूँ। अब्दुल्ला खां को भेजता है, बोला कि भैया मेरे को जिंदा मुर्दा हालत में चाहिए, बोला ठीक है। फिर बाज बहादुर भाग जाता है वहाँ से, 1562 में फिर भेजता है, फिर भाग जाता है। अब भागता है कहाँ, चित्तौड़ में, वैसे ही भागता फिरता रहता है। लास्ट में 1570 में हाथ आता है, ठीक है। फिर अकबर को मालूम चलता है कि यार ये राजा कम आर्टिस्ट ज़्यादा है, तो डांसिंग सिंगिंग सब में महारत हासिल था इसको, किसको, बाज बहादुर को। तो इसको अपने दरबार में रख लेता है, बोला तुम यही बाजा बजाओ, यही डांस करो, ठीक है, किसको, बाज बहादुर। तो बाज बहादुर फिर कई सालों तक अकबर के दरबार में रहता है, ठीक है, कौन, बाज बहादुर। तो 1561 की ये कहानी खत्म। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। अब अगर आपको मैं मैप के जरिए बताऊं, इस समय जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, ये भारत अकबर का क्षेत्र यहां तक फैला हुआ था। इधर पूरा शेरशाह सूरी हारने के बाद ये सब क्षेत्र मुगल साम्राज्य में चले जाता है, ठीक। इधर राजपूत लोग थे ही, ठीक, मतलब इधर समझ लो राजपूत लोगों का क्षेत्र था, ये पड़ता था गुजरात। अब गुजरात स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, क्यों था, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकता था, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट।
तो समुद्री मार्ग का एक जरिया था, समझ लो गुजरात। तो इसको गुजरात चाहिए था, यहाँ से बहुत सारे व्यापार हो सकते थे, इधर श्रीलंका तरफ, इधर इधर, जहाँ जाना हो समुद्री मार्ग से व्यापार से। मतलब अगर कोई राज्य कर रहा है तो भैया सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, उसको शासन चलाना है, उसको पैसा कमाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? व्यापार से आएगा। ठीक है, उत्पादन से कितना लगाना जाएगा, तो उसको व्यापार चाहिए था। अब इसके लिए जरूरी था कि भैया ये वाला क्षेत्र अपने को चाहिए। तो अकबर क्या करता है, जितने भी वहाँ पे राजपूत रहता है सबको डरा धमका के अपने तरफ मिला लेता है। ठीक है, एकमात्र क्षेत्र रहता है जो नहीं मिलता, उसका नाम रहता है मेवाड़। कौन? मेवाड़। महाराणा प्रताप, राणा सांगा। अब दो कारण रहते हैं महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए। पहला तो उसको गुजरात तरफ जाना था और गुजरात के रास्ते में जो भी पड़ता सबको हराना था, और दूसरा उसको मालूम था कि भैया राणा सांगा को मेरे दादा हराए हैं। ठीक है, नहीं समझा, अकबर के पापा हुमायूं, हुमायूं के पापा बाबर तो दादा हुए नहीं, और महाराणा प्रताप के भी दादा। ठीक, तो 1572 में मर जाते हैं कौन? मृत्यु हो जाती है उदय सिंह की। और ये उदय कौन? उदय सिंह तो महाराणा प्रताप के पिताजी। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गद्दी मिलती है महाराणा प्रताप को। अब महाराणा प्रताप के साथ सीधा आमना सामना होना था अकबर का, तो अकबर कई प्रयास करता है, क्योंकि मालूम था कि भैया वहाँ मेवाड़ तक पहुँचना उतना आसान बात है नहीं, वहाँ पूरी अपनी सेना को भेजना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए, सुलह का पहल किया जाए। तो भेजता था अपने दूत लोगों को, लेकिन वो सबको चमका के वापस भेज देता था। कौन? महाराणा प्रताप। लास्ट में अकबर ने सोचा कि यार क्यों ना इसी के जाति बिरादरी वाले लोगों को भेजा जाए। तो उसके दरबार में रहता है एक मान सिंह, अभी नवरत्न आएगा। तो मान सिंह एक राजपूत था, उसको भेजता है किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। ठीक है, कि जाओ यार उसको समझाओ बुझाओ, जो चाहिए बताना, बस तुम मेरे अधीनता स्वीकार कर लो, जितना पैसा तुमको लेना होगा तुम रख लेना। बोलते नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में जब इससे पहले कई दूत भेजे गए, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मान सिंह को भेजते तो हो जाता है। क्यों हो जाता है? मान सिंह भी राजपूत, वो भी राजपूत, दोनों में तनातनी हो जाता है। तो मान सिंह उसका अपमान कर देता है, बोलता है कि तुम कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम हिलाए फिर रहे हो, एक राजपूत होकर तुमने अपनी स्वाधीनता खो दी। ठीक है, स्वाधीनता खो दी। तो ये चीज चुभ जाता है किसको? मान सिंह को। तो मान सिंह बोलता है कि ठीक है, फिर अब युद्ध के मैदानी में मिलते हैं, वहीं होगा आमना सामना। तो ये बात उसको भी खटक जा रहा था महाराणा प्रताप को, ये युद्ध, ये सेंटेंस की वजह से महाराणा प्रताप की हार हो गई, समझ लो। अब ये बोल देता तो उसके ईगो में लग जाता, बोला ठीक है, अगर तुम राजपूत की तरह से आओगे, राजपूत की तरह आओगे तो तुम्हारा आदर सत्कार होगा, लेकिन अगर तुम अकबर के सेनापति के रूप में आओगे तो वहीं मारे जाओगे। बोला ठीक है, देखेंगे। अब युद्ध हो जाता है, हल्दी घाटे में चलते रहता है 1576 में। ठीक, अब सब अपनी अपनी लड़ाई रहती है, अब उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्री बनी होगी, आपको देखना होगा तो देख लेना। 1576 में मेजर एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ पे महाराणा प्रताप और मान सिंह का आमना सामना हो जाता है। महाराणा प्रताप देख लेते हैं किसको? मान सिंह को। ठीक है, और वो समय ऐसा भी रहता है कि जहाँ पे महाराणा प्रताप की सेना थोड़ी कमजोर पड़ने लग जाती है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को एक ही रास्ता सूझता है कि उसकी पूरी सेना को तो भी मारना संभव नहीं है, मान सिंह को अगर मार दें तो ये युद्ध हमारे हाथ में हो जाएगा, क्योंकि मेन लीडर रहता है मान सिंह। सलीम उसका जो बेटा, अकबर का बेटा, आय जरूर रहता है, लीडर वही रहता है, सेनापति के रूप में वही रहता है, लेकिन पूरे सेना का नेतृत्व करते रहता है कौन? मान सिंह। अकबर को मालूम था कि अगर मैं मान सिंह को मार दूंगा तो युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। और वो बोला था कि युद्ध के मैदान में मिलना तो वहीं देख लेंगे, फैसला वहीं होगा। बोला ठीक है, फैसला कर लेते हैं। तो अपने घोड़े में बैठ रहता है चेतक, और वो बैठ रहता है हाथी में। तो उसको आदेश देते हैं कि भैया इधर तुम चलो, और जो दिख रहा है ना मान सिंह, वहाँ कूदाओ। तो कुड़दुक कुड़दुक करके जाते हैं और सही में कूद देता है हाथी के ऊपर। तो जब ऐसे जंप मारता है तो भाला फेंक के मारता है, लेकिन वो भाला लग जाता है महावत को। महावत मतलब जो हाथी चलाते रहता है। ठीक है, तो मान सिंह उस भाला से बच जाता है। अब जैसे ही मान सिंह के ऊपर आक्रमण होता है अचानक से, तो सारी की सारी सेना टूट पड़ती है किसके ऊपर? महाराणा प्रताप के ऊपर। ठीक है, और उसी कूदा कूदी में जो घोड़ा रहता है चेतक, उसके पैर कट जाता है, मतलब चोट लग जाता है, तलवार से कट जाता है। अब महाराणा प्रताप का एक मित्र रहता है, वो भी उस खेमे में घुसता है, उसका पगड़ी निकालता है और अपने सर में पहन लेता है। ठीक है, और बोलता है कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ। चेतक को बोलते हैं ये भैया अपने महाराज को यहाँ से निकाल के ले जाओ। चेतक वहाँ से निकल लेता है, ठीक है, अपने महाराज को लेके। और बाद में उसको महाराणा प्रताप होगा सोच के मार देते हैं उसके दोस्त को, क्योंकि पगड़ी अब कोई देखा तो है नहीं, फेसबुक व्हाट्सअप डीपी का ज़माना तो है नहीं, यहाँ ये महाराणा प्रताप है। ठीक है, लेकिन अबुल फजल लिखता है कि महाराणा प्रताप अच्छे चौड़े कद काठी के, लंबे, उसके चेहरे पे हमेशा गुस्सा ही दिखाई देता है, गुस्से की लकीरें दिखाई देती हैं। ठीक, तो ऐसा उसका वर्णन किया गया, मतलब एकदम खतरनाक था करके। कौन? महाराणा प्रताप। तो पहली बार आमने सामने वहीं पे मुलाकात होती है, देखते हैं। लेकिन जब उसको मारते हैं, जो महाराणा प्रताप समझ रहे थे
बाद में महाराणा प्रताप को धोखा देने वाला एक उसी का मित्र आके देखता है, वो तो बोलता है अरे मैं तो इसके साथ रहा हूँ, ये महाराणा प्रताप नहीं है, वो कोई और है। तब देखते कि भैया वो तो चेतक भगा के लेके चले गया। फिर बाद में कई सालों तक लड़ाई जारी रहती है, छुटपुट छापेमारी युद्ध। ठीक है, महाराणा प्रताप को समर्थन मिलता है भीलों का। भील एक जनजाति पाई जाती है, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजाति है ना, 42 अलग प्रकार की जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति तो बहुत सारी, अनुसूचित 42, वैसी उधर भील है। और लोग भाला फेंकने में महारत हासिल किए थे। ठीक है, भील वहीं से भाला समझ लो याद है। तो उसकी मदद लेके बाद में मेवाड़ को छुड़ा भी लेते हैं, ऐसे छुटपुट युद्ध चलते रहता है। ठीक, लेकिन 1576 में बोला जाता है कि जीत अल्टीमेटली किसकी हुई, अकबर की हो गई, लेकिन अकबर सामने आया नहीं था। ठीक, ये कहानी याद रहेगा। फिर वो धीरे 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 अपना क्षेत्र बढ़ाता है, गुजरात अभियान तक करता है, और गुजरात जब पहुंचता है तो पहली बार अकबर समुद्र देखता है, बताया था कल। ठीक है, इसको नदी समझ रहा था। फिर 1600 में अहमदनगर, अहमदनगर का युद्ध होता है, किसके किसके बीच, अकबर और चांद बीबी के बीच। ठीक है, चांद बीबी पहले हल्के में ले लेते होंगे, ठीक, लड़की है कितना लड़ पाएगी, तो एक बार भेजते हैं एक टुकड़ी, उसको हरा के भेज देती चांद बीबी, दोबारा टुकड़ी भेजता है 1600 में, 1600 में हार जाती कौन, चांद बीबी। फिर 1601 इसका अंतिम अभियान रहता है, इसको याद रखना, अ से एक, अ से असीरगढ़, असीर अव्वल एक, ऐसे रखना। ठीक, 16 से एक, बाकी तब तो याद रखना पड़ेगा, पानीपत तो ऐसे ही याद है। 1561 मालवा का युद्ध। ठीक, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, ये फेमस हो तो याद रहेगा। 1616 अहमदनगर, 1601 असीरगढ़ का किला, ठीक याद रखना। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, तो पहला कब हुआ, 1500, ठीक है क्लियर। 1576 में हल्दी घाटी का, 1600 अहमदनगर, 1601 असीरगढ़, असीरगढ़ नाम आए, 1601 याद रखना, आ ए एक, ठीक है, एक नंबर ऐसे करके इसको भी याद रखना मालवा। ठीक है, नहीं समझे कोई दिक्कत। ठीक है, तो अकबर और मीरन बहादुर के मध्य होता है, ये अंतिम अभियान रहता है। 1605 में अकबर मर जाता है। ठीक है, अंतिम अभियान क्यों रहता है कि अब उसका शरीर जवाब दे दिया था, लेकिन नहीं ठीक अब नहीं लड़ूंगा। हल्दी घाटी को अकबर और महाराणा प्रताप के सेनापति के मध्य हुआ। अकबर का सेनापति मान सिंह था, तो महाराणा प्रताप के सेनापति आसफ खां थे। कई लोग इसको हिंदू मुस्लिम के झगड़े के रूप में देखते थे, लेकिन ये दो सल्तनत के बीच झगड़ा था। हिंदू राजा का नेतृत्व मुस्लिम कर रहा था, और मुस्लिम राजा का नेतृत्व हिंदू कर रहा था। मान सिंह राजपूत था, आसफ खां मुस्लिम था। ठीक, अब अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, इसको मैं ऐसे याद कर लिया, एटीएम और बीएफ का स्क्वायर। ठीक है, एटीएम और बीएफ का स्क्वायर, तो एटीएम स्क्वायर और बीएफ, इसमें बी एक बार है, एफ 2 बार है। अब अकबर भी खाने पीने गया होगा कभी जोधा के साथ, पेमेंट किया होगा कैशलेस ट्रांजैक्शन, किससे किया, एटीएम। ठीक है, और जीएफ और बीएफ में एटीएम कौन यूज करता है ज़्यादा बोल भी रहे हो चलो ठीक, सच्चाई स्वीकार कर रहे। ठीक है, एटीएम स्क्वायर और बीएफ का स्क्वायर, ठीक याद रहेगा। तो एटीएम बीएफ से क्या, 9 रत्न, 9 रत्न आप लोगों को याद रहेंगे। ए से अबुल फजल, और ए से ही अब्दुल रहीम खाने खाना, इसका नाम था ना ये, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल अब्दुल रहीम खाने खाना। टी से रखना तानसेन और टी से टोडरमल, टी से तानसेन, टी से टोडरमल। एम से मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, प्याज प्याज बहुत खाता था ये, तो इसका नाम रख दिया गया मुल्ला दो प्याजा। और एम से रखना मान सिंह, एटीएम हो गया। बी बी एक बी था बीरबल, अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानी। फिर एफ से रखना फैजी, ठीक है, बीरबल और फैजी, एफ से फैजी, और एफ से फकीर अजीजुद्दीन, फकीर अजीजुद्दीन। ये 9 लोग दरबार में थे, तो 9 के 9 लोग क्या करते थे वो याद नहीं रखना आपको, बस अकबर रख लिया था इन लोगों को, सबकी अपनी अपनी विशेषता थी। तो बोले 9 रत्न तुम लोग यहीं रहो, कुछ कंसल्ट करना होगा मेरे को तो तुम ही लोग से करूंगा। बोला ठीक है। अबुल फजल अब्दुल रहीम खाने खाना, ए से ये हुआ, टी से तानसेन और टी से तुदरमल। तानसेन का सुने होंगे, ठीक है, पियानो नहीं है तबला। टोडरमल, ठीक है, तानसेन और टोडरमल। एम से मुल्ला दो प्याजा और मान सिंह, बीरबल, और एफ 2 बार था फैजी और फकीर अजीजुद्दीन, ये राजकवि था फैजी। तो अबुल फजल के बारे में देख लेते हैं। अकबरनामा ग्रंथ की रचना इसी ने की, अबुल फजल ने। बाबरनामा आया था, बाबरनामा किसने लिखा, खुद बाबरनामा ने लिखा, खुद बाबरनामा ने लिखा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबरनामा में दक्षिण भारत के किस राजा को उल्लेख है, और किस राजा को उसने सर्वश्रेष्ठ योद्धा बोला, किसको बोला, कृष्णदेव राय। ठीक है, किसको, कृष्णदेव राय। फिर अकबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं नामा किसने लिखा पूछा जाए तो, गुलबदन बेगम। कौन रहती है, किसकी बहन, हुमायूं की बहन।
ठीक है। फिर अकबर, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल के बारे में और चीज देख लेते हैं। अकबरनामा की रचना की और अनवर सादात नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करा है। पंचतंत्र लिखा नहीं, ये ट्रांसलेशन था समझ लो, अनवर सादात। पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है, पूछा जाता है कि यूरोपीय भारत में ट्रांसलेट किया गया पहला ग्रंथ कौन सा, पूछा तो गलत, वो अभिज्ञान शकुंतलम है। सबसे ज्यादा बार ट्रांसलेट किया गया पूछा जाए तो पंचतंत्र, सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड पंचतंत्र, सबसे पहला अभिज्ञान शकुंतलम। ये अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? किताब है। किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, इसके बारे में कुछ याद मत रखना। तानसेन, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे, तो तनु तान ये सब मिलता जुलता नाम है। तो पूछता है रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, रामतनु पांडे किसका नाम था? ठीक है, तो तानसेन, रामतनु पांडे। रामचंद्र पांडुरंग मत याद रखना, वो तात्या टोपे वाला है। रामतनु पांडे, तानु तान याद रहेगा। तो तानसेन जिसका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। इसकी रचना है मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। ये मियाँ मियाँ नाम सुने होगे? नहीं सुने नाम? ठीक है, बहुत फेमस नाम है उसी है। मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, जितना भी मियाँ मियाँ वाले आ गए। ठीक है, कौन? तानसेन। ठीक है, दरबारी कान्हा, इसके दरबार में रहता था असल में, दरबारी कान्हा। तब इतना अच्छा गाता था, इतना अच्छा तबला बजाते थे ये तानसेन कि अकबर ने उसको बोला कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण मतलब कंठ भर जाता है गा गा के। किसका? ठीक है, वही गाएगा तो उसी भरेगा ना भाई, दूसरे थोड़ी में। तानसेन को क्या बोला? कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, किसको बोला? तानसेन को। उपाधि दी थी, बहुत सारे लोगों को उपाधि दी थी, उसमें एक याद रखना, तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। ठीक है, जितना भी मियाँ मियाँ वाले हैं, तानसेन, मियाँ तानसेन करके रख लेना यहाँ। ठीक है, मियाँ तानसेन, वो नाम जो सुने उसको बदल लेना, मियाँ तानसेन कर लेना। ठीक है, मियाँ तानसेन, तो मियाँ मियाँ वाली सब तानसेन। टोडरमल, इसने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अब ये क्या है? दहसाल, इसको पहले याद तो ऐसे रख लेना जैसे कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है बच्चों ने, तो दोस्त लोग कुछ कहते नहीं, तू डर मत मार साले को ऐसे, तू डर मत दे साले को, तू डर मत दे साले को, तू डर मत से आगना टोडरमल, दे साले से आगना दहसाल बंदोबस्त, दे साले से दहसाल बंदोबस्त। ये 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। क्या था दहसाल बंदोबस्त? अब खेती किसानी होता है, जरूरी नहीं कि भैया इस साल अच्छी फसल हो तो अगली साल भी अच्छी फसल हो, अगली साल हो सकती खराब हो जाए, अगली साल हो सकती सूखा हो जाए, अगली साल बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कभी कोई टैक्स दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, तो इससे अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे जाते रहती थी। किसी साल अच्छा पैसा मिल गया, किसी साल नहीं मिला, तो बोले भैया इसी के ऊपर आश्रित रहेंगे तो दिक्कत है। तो टोडरमल अकबर को सुझाव देता है, वो बोलता है कि एक काम करते हैं, पुराने 10 साल का जो भी प्रोडक्शन रहेगा उसका एवरेज निकालेंगे, कम ज़्यादा जो भी हो, पुराने 10 साल का जो भी हिसाब किताब रहेगा 10 साल का एवरेज निकालेंगे, उसके बेसिस पे टैक्स लगेगा। समझ आया? मतलब टैक्स अगर 1/4 है तो 10 साल का पुराना एवरेज निकल के आओगे, सपोज 40 क्विंटल धान, तो 40 क्विंटल का 1/4 10 क्विंटल दे देना भाई। ऐसे 10 साल का एवरेज निकाल निकाल के देंगे। उससे क्या इस बार कम हुआ तो भी तुम इतना ही दोगे फिक्स, ज़्यादा हुआ तो भी दोगे, तो एकदम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। ठीक, तो ये कौन बोला? टुडरमल। तो तू डर मत दे साले से, ऐसे 10 साल बंदोबस्त, 10 साल का एवरेज निकाल के देते। समझ आई बात? टुडरमल 1580 में। मुल्ला दो प्याजा, ये क्या करता था? प्याज बेचता था, प्याज बेचता था, नहीं है, हम नहीं मालूम क्या करता था। मान सिंह अकबर का सेनापति था, ठीक है, अकबर का सेनापति। लेकिन जब ये महाराणा प्रताप को मार के नहीं आता ना, तो उसको 3 साल के लिए बोल देते भैया तुम अपना शक्ल मत दिखाना, ठीक है। फिर इसके बिना काम नहीं होता, फिर खुद ही उसको देखने चले जाते हैं। फिर आता है बीरबल। बीरबल, इसका मूल नाम था महेश दास, ठीक है, मूल नाम था क्या? महेश दास, ठीक, वजीर था। इसकी मृत्यु यूसुफ जाई जाति विद्रोह की वजह से हो गई। याद है यूसुफ जाई जाति विद्रोह? 1519 यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध पहला हमला था बाबर का, याद आ रहा है? तो ये यही यूसुफ जाई जाति थी। तो क्या हुआ, अकबर अब इतना लड़ाई झगड़ा कर चुका था, अलग अलग क्षेत्र में इसकी सेना विस्तृत थी, फैली हुई थी, अलग अलग सारे जितने भी कमांडर थे सब क्षेत्र में चले गए। उसी टाइम विद्रोह कर दिया किसने? यूसुफ जाई जाति ने। तो बीरबल को काफ़ी समझदार व्यक्ति माना जाता था। एक बार की एक कहानी, बहुत प्रसिद्ध कहानी, हर क्लास में सुनाता हूँ। अकबर के दरबार में एक फॉरनर आया, ठीक है। अब वो संस्कृत बोले तो एकदम अच्छा संस्कृत, तेलुगु बोले तो अच्छा तेलुगु, कोई फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश बोलता तो अच्छा इंग्लिश। तो उसने चैलेंज किया अकबर को कि तुम अगर ये बता दो कि मैं मूल भाषा ही मेरा कौन सा है, मूल भाषा कौन सा है, तो मैं तुमको मान जाऊंगा। तो ठीक है यार, ये चिंता का विषय हो गया। सारी चीज़ ऐसे एक्सेंट के साथ बोलता था कि समझ नहीं आता था।
अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो समझ आ जाएगा कि नहीं मैं हाँ इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, ठीक है, बाहर वाला नहीं हूँ, विदेशी। तो वैसे ही समझ नहीं आया वो जो बोले तो किसको बुलाया? बीरबल को बुलाया। ठीक, बोले कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया, चैलेंज कर दिया है, अब इज्जत तुम्हारे हाथों में। बोला ठीक है, मेरे हाथों में तो मैं तो उतार ही दूंगा। नहीं उतारता रे। ठीक। वो बोलता है कि ठीक है, मेरे को एक दिन का समय देना। बोला ठीक। तो रात में वो जो फॉरनर आया रहता है वो सोए रहता है। ठीक। तो उसका दरवाजा खटखटाता है, धड़ धड़, भाग जाता है, निकलता है, देखता है कौन है, कोई नहीं। फिर खटखटाता है, फिर भाग जाता है, फिर खटखटाता है, फिर भाग जाता है, उसको सोने नहीं देता। जब 7-8 बार हो जाता है तब बाहर निकल के वो गाली बकता है उसको, किसको? बीरबल को। फिर अगले दिन बता देता है कि इसका मूल भाषा ये है। तो बीरबल बोले अरे कैसे मालूम चल गया यार? मैं तो मालूम चल नहीं था। बोला कि भैया कोई कितना भी भाषा बोल ले, जब मूड खराब होता है तो गाली अपने मातृभाषा में बकता है। ठीक है, आप लोग भी झगड़ा वगड़ा होता है तो अंग्रेजी वाला थोड़ी ना बकते हो। अब कौन सा बकते हो? पकड़ो, बाजू वाले बता रहे हैं, मैं ये देते हैं सर, बताना नहीं। ठीक है, तो बीरबल, हाँ यूसुफ जाई जाति बता रहा था। तो उसको काफ़ी समझदार बनाता था। ऐसी कई कहानी मिलती है अकबर बीरबल की, और जो कई कहानी दूसरे की रहती है उसको भी अकबर बीरबल की कहानी बोल के चिपका देते हैं। अब बीरबल के भी चिढ़ने वाले बहुत थे। तो जब ये यूसुफ जाई जाति का विद्रोह हुआ, उसके कोई लीडर वहाँ पे उपस्थित नहीं थे अकबर के। अब अकबर खुद तो जाता नहीं, तो अकबर को उचका देते हैं ये बोल के कि यार तुम्हारा बीरबल जो है उसको भेजो ना, वो तो हर मामला को हैंडल कर लेता है, हर सिचुएशन हैंडल कर लेता है। बोला ठीक है, बुलाते किसको? बीरबल को। अरे बीरबल होते भैया मेरे को लड़ने झगड़ने इसका थोड़ी प्रैक्टिस की हो यार, दिमाग चला सकता हूँ, हथियार थोड़ी। नहीं नहीं, सब चला सकते हो तुम। बोला ठीक, उसको भेज देते हैं। उसको मालूम रहता बेचारा मर जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो यूसुफ जाई जाति विद्रोह के दबाते समय मृत्यु हो गई, किसकी? बीरबल की। फैजी राज कविता फकीर अजुद्दीन कुछ खास याद नहीं रखना। इसके दरबार में चित्रकार, अब पेंटर लोग का नाम पूछ देता है। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये 3 लोगों के दरबार में जो पेंटर थे उनका नाम याद रखना। तो जो जहांगीर था वो पेंटिंग में उसकी रुचि थी। ठीक, पूछा गया था एक क्वेश्चन कि अगर कोई एक पेंटर किसी की भाव बनाए, आईब्रो, कोई आंख बनाए, कोई नाक बनाए, कोई मुंह बनाए, कोई कान बनाए, कोई कुछ बनाए, मैं बता सकता हूँ कि कौन सी बॉडी पार्ट किस पेंटर ने बनाया हुआ है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि मैं एकदम ज़्यादा मास्टर हूँ। ठीक है, तो पेंटिंग में रुचि किसकी थी? जहांगीर की। तो उसके दरबार में 14-15 पेंटर थे, नामी गिरामी, जो हमको जाने ना। तो उतना कहाँ 14-15 का याद करोगे? तो अकबर का याद कर लेना, शाहजहां का याद कर लेना, उन लोग का 4-5 टोक में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो पेंटर पूछे क्या मार देना? जहांगीर मार देना। ठीक है, अकबर के दरबार में पेंटर 10 बस। तो एक एडवर्टाइजमेंट देखियो ना, जिसमें दाग लग जाते हैं, दाग अच्छे 10 रुपए में, तो 10 रुपए में पूरा पेंटिंग धुल जाता है। तो बस 10 रुपए, ऐसे याद रखना, बस 10। तो बस से बसावन, दसावन नहीं, दसवन, बसावन दसावन नहीं, बसवन दसवन, बसावन और दसवन। ठीक है, बस 10 से याद रहेगा। ठीक, क्लियर हुआ गया? अकबर ने निम्न उपाधि दी है, किसको किसको क्या क्या उपाधि दी, इंपॉर्टेंट है ये। मुगल बादशाहों में किसी को पढ़ो ना पढ़ो, अकबर को जरूर पढ़ना, अकबर और औरंगजेब। नरहरि को बोला महापात्र, तो इधर महापात्र करके डॉक्टर है नहीं, कराया हो ट्रीटमेंट। ठीक, तो उसको क्या उपाधि दिया? नरहरि। हाँ, नरहरि को महापात्र बोला। ठीक है, तो उनका नाम पहले क्या था? नरहरि डॉक्टर था, उनका क्लिनिक नरहरि नाम से चलता था, अभी क्या हो गया? महापात्र। अब्दुल समद को श्री कलम और जड़ी कलम, ठीक है, श्री कलम और जड़ी कलम, कमल हो गया, श्री कलम अब्दुल समद को, और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम, जड़ी कलम, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम और अब्दुल समद को श्री कलम। अभी याद नहीं आता, जब क्वेश्चन में पूछ देता था तो ऐसा कीवर्ड बस याद रखना। देखो, कश्मीर विवाद का जड़ है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, तो विवाद का जड़ है, तो जड़ से आखना जड़ी कलम। ठीक है, क्या? जड़ी कलम। और अब्दुल समद को श्री कलम, अब्दुल समद समद श्री कलम, और जो कश्मीरी वाला है उसको जड़ी कलम। ठीक है, तानसेन को बोला कंठाभरण वाणी विलास था, वो गाता था तो गाने मतलब ऐसे कंठवर्ण से रिलेट कर सकते हो, नहीं समझे? तो कंठाभरण तानी विलास वाणी विलास तानसेन को। हरविजय सूरी को बोला जगत गुरु, क्या बोला इसको? जगत गुरु, पूरे जगत को जीत जाएगा, मतलब विजय कर लेगा हर विजय, जगत गुरु। बीरबल को बोला कवि प्रिय, और भगवान दास को बोला अमीर उल उमरा। तो भैया भगवान लोग अमीर रहते हैं, उम्र उनकी ज्यादा रहती है, ऐसे ना, अमीर उल उमरा किसको बोले? भगवान दास को। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से किया था, तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया। दोनों लिखे पंचतंत्र को, दोनों ट्रांसलेट किए।
अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से किया फारसी भाषा में, और याने दानिश नाम से ने मौलाना हुसैन फैज ने किया। ठीक है, इतना याद रहेगा, पुराना याद करा रहा हूँ। देखो आज अकबर को खत्म कर देते हैं, पढ़ते चलो ही। ठीक है, ये भी याद कर लो। हो गया, चलो अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य, पूरा ईयर याद रखना है, मैं याद करा रहा हूँ, जैसे मैं याद किया हूँ वैसे याद कराता हूँ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा एज इट इज जो ईयर है उसके साथ याद रखना। यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे दास प्रथा का अंत किया, जो दास प्रथा थी उसको समाप्त किया 1562 में, तो लास्ट डिजिट पे फोकस करना, बाकी सब आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से दास, 10 से 2, 10 से दास, 10 से 2, 1562, 1562, समझ आई बात। 10 से दास, 10 से 2, 10 से दल, 10 से 2, 10 से दल, 10 से 2, तो वो बताया था पेटीकोट शासन कब से कब तक चलता है, 1556 से लेकर 1562 तक पेटीकोट शासन समाप्त हो जाता है 1562 में, और हरम से खुद को मुक्त कर लेते हैं 1562 में। तो दास से 2, 10 से दास, तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1562 में हरम दल से मुक्ति लिया। त से 3, त से तीर्थ यात्रा, त से 3, त से तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा कर इसने समाप्त किया, पिलग्रिमेज टैक्स। अब ये क्या, तो उस समय हिंदुओं को तीर्थ यात्रा जाने पे टैक्स देना पड़ता था, जैसा पैसा कमा रहे हो तो टैक्स, ये बोला यात्रा करने पर टैक्स, लेकिन कहाँ यात्रा, तीर्थ यात्रा पे जाओ तो टैक्स। तो अकबर को इसके लिए काफ़ी सुनना पड़ता था, विरोध झेलना पड़ता था। तो अकबर को जब ये बात मालूम चली कि अच्छा ऐसा है, तो बोला कि ठीक है कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में। फिर जस्ट अगले साल जजिया कर समाप्त कर दिया, जजिया टैक्स, अंग्रेजी में इसको जिजिया बोलते हैं, जिजिया टैक्स, जजिया कर समाप्त कर दिया 1566 में। क्या था जजिया टैक्स, नॉन मुस्लिम जितने भी थे उनको देना पड़ता था पैसा, ठीक है, टैक्स के रूप में। अगर आप नॉन मुस्लिम्स हैं तो आप पैसा दो, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। तो 1566 में जजिया सर स्वीकार समाप्त कर लिया, स्वीकार नहीं। 1571 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया और राजधानी को आगरा से फतेहपुर लेके आ गया। ठीक है, फतेहपुर सिकरी 1571 में। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। अभी इबादत खाना क्या था देखो, ये एक प्लेस बनाया, नाम रखो उसका इबादत खाना। इबादत मतलब दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, ऐसा गाना है नहीं, तो दिल इबादत कर रहा है मतलब पाठ पूजा कर रहा है, ऐसा है। तो ये बोला कि एक इबादत खाना रहेगा, वहाँ सब आएंगे। शुरुआत में एक ही लोग थे, मतलब मुस्लिम लोग आओ वहीं पे इबादत करो, एक ही जगह मिलजुल के रहो, मतलब ठीक। तो इबादत खाने की स्थापना करता है 1575 में। फिर जब ये धीरे धीरे धार्मिक चीज़ें पढ़ता है, सुनता है, तो इसको लगता है कि यार सभी धर्मों में कुछ एक आध चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें समान है। ठीक, मतलब मॉरल वैल्यूज जो है वो सभी धर्मों में समान है। ठीक, मान्यताओं का अलग सिनेरियो है, कोई बोल रहा है एक भगवान है, कोई बहुत सारे भगवान है, कोई भगवान है ही नहीं, तो वो मान्यता अलग है। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज है वो सभी में समान है, जो नैतिक शिक्षा देते हैं वो सभी में समान है। तो इसका रुझान बढ़ने लगा, बोला कि नहीं यार कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए, और एक समान चीज़ों वाली एक अलग से धर्म होनी चाहिए। तो ये जो धर्म आगे स्थापना किया 1582 में, दीन इलाही नाम का नया धर्म चलाया था, ये जो नहीं चला, ठीक है, चलाया था 1582 में। तो
इबादत खाने की जब स्थापना की, फिर धीरे से लगा इसको यार कि बाकी लोगों को भी एकजुट करना चाहिए और यहाँ इन लोगों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि सभी धर्म समान बातें बताते हैं। तो उसके लिए पहले आए तो एक जगह, तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, लेकिन उस समय सिर्फ मुस्लिम आ सकते थे उसमें। फिर और 3 ही धर्म और बच गए, मतलब मेजर ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलते नहीं। तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना, जस्ट 3 ऐड कर देना, 3 लोग और आ गए तो 3 ऐड कर देना। 1578 में इबादत खाने में सभी लोगों की एंट्री हो गई। ठीक, तो उसको लगा था कि सब बैठ के विचार विमर्श करेंगे, नया कंक्लूजन निकलेगा, नया निष्कर्ष निकलेगा, ठीक, समझेंगे एक दूसरे के धर्म में, तो और लड़ाई झगड़ा होने लग गया, बंद करो इबादत खाना, ठीक, कोई इबादत नहीं करेगा। तो 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों को लोगों को प्रवेश दिया। 1549 नहीं 79 1579 में मजहर की घोषणा की है। अब मजहर की घोषणा क्या, बोला ये सभी धर्मों को तवज्जो देता था। अगर कोई हिंदू राजा है, हिंदू राजा के दरबार में कोई मुस्लिम प्रजा और हिंदू प्रजा, इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, 2 लोग लेके आए, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो हिंदू वाला हिंदू को प्राथमिकता देगा, हिंदू धर्म के अनुसार जो लिखे रहेगा उसको प्राथमिकता देगा। वैसे इस्लामिक स्टेट रहता था तो इस्लाम धर्म को मान्यता दे देते। अब अकबर सभी धर्म को बराबर वैल्यू देता था, बराबर तवज्जो देता था। तो अब क्या करे जब हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच विवाद हो जाए धर्म को लेकर, मतलब हमारे धर्म में ये बोल रहे हैं, हमारे धर्म में ये बोल रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो इसने मजहर की घोषणा की। अब मजहर की घोषणा क्या, ऐसे में कन्फ्लिक्ट होगा तो जो सुल्तान बोलेगा वही फाइनल होगा, मतलब मैं जो बोल दिया वही फाइनल, फिर धर्म में कुछ भी लिखा हो। ऐसे में तो वाद विवाद होगा ना कि किसी एक का साइड ले रहे हो, मेरे को जो उस समय तत्कालिक सही लगेगा तो मैं वो निर्णय दूंगा, और वही मजहर की घोषणा है। समझ आई बात। 1579 में मजहर की घोषणा की। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की है। दीन इलाही धर्म था 1582 में। तो उसने क्या किया, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें सुनी, उसको निकाला, अपना एक नया धर्म चालू किया, दीन ए इलाही। ठीक है, जो वाद विवाद वाली चीजें थी उसको हटा दिया, बाकी जो समानता थी सबको लेके एक नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही, जो नहीं चला। अब पूछा जाता है कि इसको स्वीकार करने वाला पहला हिंदू और अंतिम हिंदू कौन, बीरबल। हाँ, बीरबल को तो करना ही था ना, उसी साथ रहता था, ठीक है, बचपन को दोस्त था। तो बीरबल इसको स्वीकार करते, दीन इलाही धर्म को, हिंदू की बात कर रहा हूँ, बाकी और कौन स्वीकार किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन अंतिम और प्रथम और एकमात्र हिंदू कौन, बीरबल, जो इसको स्वीकार किया था। और अगले साल ही इलाही संवत की चालू किए। जैसे अलग अलग संवत चलते हैं ना, विक्रम संवत, शक संवत, सहकारिता वाले में मिला कि नहीं मिला, नहीं आप सेकंड पेपर नहीं दिलाओगे, ठीक, उसमें पूछा था 78 ईस्वी, छोड़ो। तो विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ऐसे अलग अलग संवत है, वैसे ये भी एक संवत चला है। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया था, जस्ट अगले साल इलाही संवत चला है, 1582 से 1583 में इलाही संवत। और 1585 में राजधानी लाहौर ट्रांसफर किया। ठीक, अब ये कैपिटल ट्रांसफर करते रहता था, क्यों, बैक टू बैक इसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो अपना प्लेस जो है चेंज कर लेता था, ठीक है, अलग अलग जगह, उसको जहाँ जो देखे, जहाँ रास्ता था वहाँ रुक जाते थे, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी डेट याद रखना, याद करा रहा हूँ फिर से। 1562 में 10 से 2, 10 से दास, 10 से 2, 10 से दल, 10 से 3, 10 से तीर्थ, तो दास प्रथा का अंत किया 1562, हरम दल से मुक्ति मिली 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563, अगले साल जजिया कर समाप्त कर दिया, मतलब 1564 में, ठीक है। फिर 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया, उसको भी याद रखना। इबादत खाने की स्थापना 1575, जस्ट 3 और नए धर्मों को, मतलब सभी धर्मों को याद करने के, तो 1578, 1579 में मजहर की घोषणा की, मजहर क्या था बता दिया। 1582 दीन इलाही धर्म की स्थापना, 83 में इलाही संवत, और 1585 में राजधानी लाहौर ट्रांसफर। वो लाहौर ट्रांसफर वाले नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। इसकी शासन प्रणाली मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा मतलब छोटा छोटा क्षेत्र बांटता था, मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, ठीक। सूफी संत शेख, नहीं सूफी संत था शेख सलीम चिश्ती, इसको बहुत मानता था ये, किसको, शेख सलीम चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती। अब इसका बेटा नहीं हो रहा था, किसका, हाँ अकबर का, चिश्ती का नहीं, अकबर का, ठीक है। तो अपने राज सिंहासन पे उत्तराधिकारी बैठाने के लिए कोई ना तो कोई चाहिए भैया, ठीक है। तो अकबर बेटा नहीं हो रहा था, तो वो गया किसके पास, शेख सलीम चिश्ती के पास। तो बताया अपना दुख तकलीफ, शादी को बहुत साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा है, तो कुछ करो महाराज, कुछ करो कुछ करो। बोला जो करना है तुमको करना है, मैं तो आशीर्वाद बस दे सकता हूँ। बोला ठीक है, वो आशीर्वाद दिया, फिर बेबी हो गया, ठीक है। अब बेबी हो गया तो उसका नाम रखा सलीम, शेख सलीम चिश्ती से नाम रखा था क्या, सलीम, ठीक। लेकिन बाद में बोला कि भैया मेरे चिढ़ाते हैं यार, किसका आशीर्वाद प्राप्त था पता नहीं,
नाम सलीम रख दिए, तो ये बोला नहीं मैं सलीम नहीं, क्या नाम से, ठीक है, तो ये सलीम ही जहांगीर है, समझ आई बात। अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां, क्या क्या कर्मकांड किया इसको देख लो। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था अपने पापा के नाम पे, हुमायूं टॉम। आगरा का लाल किला बनाया, दिल्ली का नहीं, आगरा का। तो दिल्ली का कौन बनाया, शाहजहां जी, ठीक है, शाहजहां बनाया। शाहजहां वाला भी यहीं पे लिखाया गया है? नहीं, शाहजहां, एक काम करता हूँ शाहजहां का याद कराता हूँ, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। शाहजहां का पहले याद करा रहा हूँ ना, अकबर से शाहजहां में ट्रांसफर है। तो शाहजहां की कहानी लगभग सभी जानते होंगे, ताजमहल वाली, ठीक है। उसकी फेवरेट डार्लिंग कौन थी, मुमताज़ बेगम, ठीक है। तो उसके मरने पे उसको बहुत दुख हुआ, ठीक है। उस दुख को भुलाने के लिए उसने और कई शादियां की, फिर भी फिर भी रास नहीं आया, ठीक है। तो उसके नाम पे क्या बनाया, ताजमहल। कितने साल लगे, 20 साल लगे इस ताजमहल को बनाने में, ठीक है, जो घूम घूम के देखते हुए ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल क्यों बनाया होगा, किसी किसी मरने नाम पे और उसके प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं। इधर पिता की मृत्यु हुई कि नहीं, उसके चिता के सामने लड़ाई झगड़ा कर रहे, नहीं ये मोर, ये मोर, ये मोर, ठीक है। तो भैया ताजमहल बना दिया, मतलब कुछ तो खास रही होगी, उसके दिल में बस्ती होगी। तो दिल से आगना, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, कौन बस्ती थी, सभी बस्ती थी, लेकिन खास ये थी कौन, मुमताज बेगम, ठीक है। तो खास थी, आम नहीं थी, खाती खास थी, दीवाने आम दीवाने खास, क्या बोल रहा हूँ। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद। ताजमहल किसे, मुमताज से याद रख लेना, रिलेट कर लेना। वो आम नहीं थी, खास थी, तो दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है। और दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद। तो ये जब लाल किला घुसोगे ना, यहीं दीवाने आम दीवाने खास मिलेगा, मतलब वहाँ बैठक होती थी, ठीक है, वहाँ बैठक चलता था, मीटिंग होता था, तो याद रहेगा। मयूर सिंहासन का निर्माण कराया, जिसका आर्किटेक्ट कौन था पूछा, तो बेबादल खां, ठीक है, क्या, बेबादल खां। मुख्य कलाकार कौन था, बेबादल खां, मयूर सिंहासन का, ठीक। बाद में इसी जो सिंहासन था, उसी में कोहिनूर हीरा, जानते हो नहीं, कोहिनूर हीरा का इतिहास था, तो कोहिनूर हीरा को उसी में चिपका देते हैं, भैया जो आए देखे उसको, कोहिनूर हीरे को, ठीक। बाद में एक विदेशी आक्रमणकारी आता है, नाम क्या था, नादिर शाह, ठीक है, 1739 आई थिंक। तो नादिर शाह आता है, अब उस समय उसको कोहिनूर हीरो को निकालने के लिए कोशिश करता है, और निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा है। तो बोला पूरा राजगद्दी के लेके चलो, तो राजगद्दी के लेके चल जाता है, ठीक है। फिर वहाँ आरिस कटवाता होगा, तो कोहिनूर हीरा उसके पास चले, ठीक है। तो मयूर सिंहासन का निर्माण कराता है, और इसी में ही कोहिनूर हीरो को उसमें जड़ देता है, ठीक है। आगरा का मोती मस्जिद, ठीक है, आगरा का मोती मस्जिद, मोती मस्जिद याद रखना, कहाँ का, आगरा का। तो ताजमहल से याद किए थे, शाहजहां के द्वारा निर्मित कलाकारी देख रहे हैं, तो मुमताज़ बेगम से याद किए, वो आम नहीं थी, खास थी, तो दीवाने आम दीवाने खास। अब और कोई दीवाने आम दीवाने खास बना देगा तो भी कंफ्यूज मत होना, वो अपना आम और खास बनाया होगा अपने मीटिंग के लिए, ये भी बनाया दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है। दिल में बस्ती थी से, तो दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक है। आंखों की मोती रही होगी वो, ठीक है, आगरा का मोती मस्जिद, ठीक। आंखों का तारा बोलते हैं, वैसे ये क्या थी, आंखों का मोतियाबिंद, ठीक है, ये याद रहेगा। अब ये याद है तो उधर कंफ्यूज मत होना, दिल्ली का लाल किला शाहजहां, आगरा का लाल किला अकबर, ठीक है। और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल बनाया, फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब हुई थी बताया तो, और शाही महल बनाया। दीवाने खास ये भी बनाया, अब ये भी अपना मीटिंग के लिए बनाया, तो कंफ्यूज मत होना, दीवाने खास दीवाने आम में बताया इन लोग मीटिंग में। पंचमहल, बुलंद दरवाजा, ये सब बनाया। जोधाबाई का महल बनाया अपने जोधा की याद में। इबादत खाना तो बनाया ही था, ई से इबादत खरा, सॉरी, ई से इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, किला वगैरह सब ये बनाया। वो दिल्ली का लाल किला छोड़ दो तो, ठीक है, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ठीक है। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, ये सब कौन बनाया, बोलो। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन सा इसमें से निर्माण करा पूछे, तो बुलंद दरवाजा, ठीक। अनुवाद विभाग की स्थापना की, उसका हेड कौन था, नकीब खां। अनुवाद विभाग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बोल सकते हो। तो इन लोग क्या करते थे, जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ रहते थे हिंदी या संस्कृत में लिखे हुए, उसको ट्रांसलेट करने का काम करते थे, ठीक, पढ़ने के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड मार लेना अगर। रज्मनामा याद रखना, महाभारत को किस नाम से और जाना जाता है, मतलब इन लोगों के बस में
फारसी भाषा में अनुवाद कराए थे महाभारत को, रज़्मनामा। तो रज़्मनामा मतलब होता है उसको युद्धों की पुस्तक। शेख युद्ध हुआ था महाभारत का, तो युद्धों की पुस्तक क्या नाम लिखे थे? रज़्मनामा। ठीक है, सब चेहरे ऐसे मुरझाए मुरझाए हो गए, मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने? आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है बोलते फिर भी। ठीक है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है, अच्छी बात। ठीक। अब आ गए कौन? जहांगीर बाबा। इसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जहांगीर बादशाही गाजी। नूरुद्दीन जहांगीर याद रख लेना, उतना काफी रहेगा। जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर। नूरुद्दीन इसका नाम था। ठीक है। बचपन का नाम था क्या था इसका? सलीम। ठीक। कितना टाइम हुआ आकाश रिकॉर्डिंग? 45 मिनट। इसको अकबर को पढ़ो तो पहले, अकबर बहुत ज़्यादा डिटेल है, इतना याद करिए।